नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपके पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। हम उन्हीं तेवरों के साथ लगातार हर झूठ पे प्रहार करते हैं और हर सच आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारा आपसे वादा है। एक पुरानी कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। अब राहुल गांधी क्योंकि विदेश में पड़े हैं, शायद उनको हिंदी की एक कहावत जो है उसके बारे में जानकारी ना हो, या उनको किसी ने बताया नहीं हो इस कहावत के बारे में, या उनको मालूम हो लेकिन वो इसका अर्थ संभवतः ना जानते हो। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब विराम हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर का विराम हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम आतंकी हमला था उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया था पाकिस्तान को। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में विराम हुआ तब राहुल गांधी ने लगातार एक नैरेटिव चलाया और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए नरेंद्र सरेंडर जैसे शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लगातार यह दिखाने की कोशिश की कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीतियां कमजोर हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद जिस तरह से पी चिदंबरम, जो राहुल गांधी की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, उस सरकार में वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, बहुत सीनियर पद पर रहे, जो प्रमुख नीति निर्माताओं में से एक थे, उन पी चिदंबरम का एक बयान जो है, एक इंटरव्यू, वो वायरल हो गया। दरअसल पी चिदंबरम ने उस इंटरव्यू में इशारों में यह बता दिया कि यूपीए की जो सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की जो सरकार थी, उसने किस तरह 26/11 आतंकी हमले के बाद कैसे आतंकवाद के सामने और साथ साथ पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया था। तो जो राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कह रहे थे, वो सरेंडर शब्द जो है वो कांग्रेस के साथ चिपक गया पी चिदंबरम के इस पूरे इंटरव्यू के बाद। क्योंकि 26/11 आतंकी हमला हो या उसके पहले जो तमाम भारत में आतंकी हमले होते थे, उन आतंकी हमलों में कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसका जिस तरह से उसका जो पूरा रवैया होता था, लचर, ढीला ढाला, उसको लेकर के 26/11 के बाद जो ये के संदर्भ में पी चिदंबरम का इंटरव्यू जो है एक आई ओपनर है। इस पर हमने पहले भी डिबेट की है, लेकिन आज डिबेट इसलिए क्योंकि इस पूरे मसले पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक हुए, उन्होंने बिना चिदंबरम का नाम लिए मुंबई में कल कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं आज पी चिदंबरम डिफेंसिव हो गए और पी चिदंबरम जो है अपने बयान से मुकरते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन बयानों से मुकरना आसान नहीं, क्योंकि ये टेलीवाइज्ड इंटरव्यू का हिस्सा है। इसलिए पी चिदंबरम कुछ भी कह लें, जो सरेंडर का जो एक लेवल जो है वो कांग्रेस पर चस्पा हो गया है, उससे कांग्रेस अब पीछा नहीं छुड़ा सकती। दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे और मेरा आज का शीर्षक है 26/11 का बवंडर, कांग्रेस का सरेंडर। 26/11 का आतंकी हमला जो, उसको लेकर आज एक बार फिर से बवंडर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरेंडर नीति जो है वो देश के सामने आ गई। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ आज आपको, क्योंकि बिहार में चुनाव है, आज मैं आपको बिहार के संदर्भ में भी आपको एक आई ओपनर दूंगा। महागठबंधन जो है उसमें किस तरह से जो उसमें जो तमाम पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व वाला जो महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहा है, उसमें जो एक पार्टी है वो किस तरह से आतंकवाद के समर्थन में मैदान में उतरी हुई है, ये आज भी आपको बताऊंगा। और बिहार के लोगों को ये जो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, वो जरूर सुनना चाहिए, उसका इंतजार कीजिए। लेकिन पहले 26/11 का बवंडर, कांग्रेस का सरेंडर, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले खबर की धार समझ लीजिए। इस खबर को पूरा विस्तार से समझाता हूं आपको खबरधार में, ताकि आपको ये पूरा विषय जो है वो आप उसको अच्छी तरह से समझ सके खबरधार में। और खबरधार को जरा देखिए और उसके बाद आज की चर्चा डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। 14 साल पहले 26/11 के मुंबई आतंकी हमले पर कांग्रेस बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। ये जो 26/11 का आतंकी हमला था, दरअसल 26/11 की घटना को
सिर्फ आतंकी घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे भारत पर हमला माना जाता है, क्योंकि ये जो संसद पर आतंकी हमला होता है उसके साथ साथ ये भारत पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला। इस हमले के समय भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार जो है वो सत्ता में थी, और 26/11 के आतंकी हमले से निपटने में सुरक्षा बलों को 3 दिन लगे थे। किस तरह से बड़ा आतंकी हमला था इसको समझा जा सकता है। इस हमले को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में रोष था, क्योंकि मरने वाले 160 से ज्यादा लोग जो थे उनमें कई विदेशी थे, अमरीकी थे, इजराइल के नागरिक थे और कई देशों के नागरिक थे। 26/11 के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य एक्शन नहीं लिया, कोई सैन्य एक्शन नहीं लिया। उस दौर में कांग्रेस के नेता चिदम्बरम मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री थे, उनके ही बयान से बवाल हुआ, उनका जो ताजा बयान था उसी से बवाल हुआ है। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उस समय वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। चिदम्बरम ने कहा वो गुस्से में थे और उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। सेना भी उस वक्त तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और चिदम्बरम ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव से, ये जो एक्शन नहीं हुआ इसको चिदम्बरम ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जोड़ दिया। कॉन्डोलीसा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री भारत में थी, उन्होंने उनके दबाव का जिक्र किया और भी कई तरह के इशारे किए। चिदम्बरम का यह बयान कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया। कांग्रेस के लिए अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को विराम देने के बाद मोदी सरकार को कमजोर और सरेंडर करने वाला बता रही है। लगातार मोदी सरकार पर कांग्रेस हमले कर रही थी, लेकिन चिदम्बरम के बयान से कांग्रेस जो है डिफेंसिव हो गई। चिदम्बरम के बयान से साफ होता है कि 26/11 आतंकी हमले के बाद कांग्रेस सरकार ने लगभग सरेंडर कर दिया था, क्योंकि कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया। चिदम्बरम का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जो सरेंडर वाली नीति थी उस पर सवाल उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में। चिदम्बरम अब कांग्रेस नेताओं के भी निशाने पर हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि चिदम्बरम भाजपा की मदद कर रहे हैं। कई कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि ये उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, ऐसे टाइम पे क्यों दिया, बिहार में चुनाव है और इस तरह से वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पर चिदम्बरम आज अपने बयान से मुकर गए, उन्होंने ट्वीट करके अपनी सफाई दी। चिदम्बरम अपने बयान से मुकर गए, ट्वीट करके सफाई दी। चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके लिए कही गई बातें बिल्कुल गलत हैं और वो पूरी तरीके से काल्पनिक हैं। ये चिदम्बरम का जो है बयान, उनका ट्वीट है। लेकिन सवाल तो यह है कि चिदम्बरम का यह बयान कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिससे वो मुकर नहीं सकता। एक जमाना था, एक दौर था जब अखबार थे तो नेताओं के लिए मुकरना बड़ा आसान होता था। वो कहते थे हमें गलत कोट किया गया, मैंने तो ये कहा ही नहीं था। उसके बाद जो है जब रिकॉर्डेड इंटरव्यू होने लगे तब नेताओं के लिए मुश्किल हो गई और चिदम्बरम के लिए भी यही मुश्किल है। इसी पर आज चर्चा करेंगे 26/11 का बवंडर, कांग्रेस का सरेंडर। इससे पहले आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या हमला किया वो भी आपको सुनवाता हूं और साथ साथ चिदम्बरम का वो बयान भी आपको सुनवाता हूं। आज भले ही वो मुकर जाए, लेकिन उनका बयान आप खुद सुनिए, आप अपने कानों से सुनेंगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि चिदम्बरम आज जो कह रहे हैं और जो पहले उन्होंने कहा था उसमें कितना अंतर है। सुनिए जरा। Remember, the whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 2 or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. Without disclosing any official secret. Yes, sir. It did cross my mind that we should do some act of retribution. I did discuss it with the Prime Minister and other people who matter. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the NEA and the IFS that we should not physically react to the situation. अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर
मुझसे मिलने आई थी, दुनिया के कई कंट्रीज का दबाव था। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक बड़ा मुद्दा दे दिया। इन सवालों का जवाब तो चिदम्बरम साहब ही दे सकते। 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। तो आपको मैंने बयान सुनवाए, तमाम बयान, प्रधानमंत्री का बयान भी और पी चिदम्बरम का बयान भी, जिससे वो फिलहाल जो है मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। 26/11 का बवंडर, कांग्रेस का सरेंडर। और बता दूं आपको, आज भी महागठबंधन बिहार में जो विपक्षी गठबंधन है उसमें शामिल नेता किस तरह से आतंकवाद का आज भी बचाव कर रहे हैं, आतंकवादियों का बचाव कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा। उसके ऊपर आपको फैक्ट परफेक्ट भी आपको दिखाऊंगा, वो सारे तथ्य आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज की डिबेट शुरू कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, आज सरदार आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं संदीप त्रिपाठी जी। मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रेम कुमार जी। और मेरे साथ सौरभ दुबे जुड़े हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ संदीप त्रिपाठी, आरपी सिंह जी, दोनों आमने सामने और 1.5 मिनट दूंगा, वो अपना शुरुआती वक्तव्य रखेंगे। उसके बाद आज की डिबेट को मैं ओपन करूंगा और आगे बढ़ूंगा। चलिए संदीप त्रिपाठी जी और आरपी सिंह जी को आमने सामने लाएं। संदीप त्रिपाठी जी, वो बहुत किसी का, संदीप त्रिपाठी जी आपका या किसी का जो है वो मॉनिटर जो है वो ऑन है, अगर किसी का भी है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए, उससे इको कर रही है साउंड जी। संदीप त्रिपाठी जी, क्या बचा अब? उनका बयान सामने है, मैंने फिर से सुनवाया, सरेंडर कौन करता रहा ये साफ है। अब जो है क्या ये पी चिदम्बरम जो है वो कांग्रेस पार्टी का दबाव है इसलिए वो बयान से मुकर रहे हैं? 1.5 मिनट में दूंगा दोनों को। नहीं, देखिए, उन्होंने जो कहा है और वो उस बात को यथार्थ कहा है, उसके निहितार्थ आप कैसे निकालते हैं, बात ये है। उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए सारे विश्व के नेताओं ने, विश्व के देशों ने कहा कि आप युद्ध मत लड़िए, और कूटनीति के स्तर पर, या जैसे कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है सर, 11 साल में कितने युद्ध लड़े, ये घटनाएं तो इतनी हुई, पठानकोट हुआ, जो है संजीवना हुआ, मिलिट्री स्टेशन पर हमला हुआ, रजौरी हुआ, रियासी हुआ, जो है हमारे अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, कितने पर आपने हमला किया? आपने किया सर्जिकल स्ट्राइक और हम करते थे क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन। बात यह है कि आप नाम बदलने में माहिर है, आपने नाम बदल कर कहा कि पहले कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ना बाबू, कार्रवाई हुई है, उसका नाम था क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, और ऐसी 9 ऑपरेशन हमने किए थे। जो कहता कौन है? लेफ्टिनेंट DS हुड्डा। उसके बाद 2008 की घटना के बाद हमारी रॉ और स्पेशल फोर्स ऑपरेशन करती है, और इसका सबूत है 2 किताबें जिसमें इस बात का जिक्र है, और उसमें भी उस समय हमारे रॉ चीफ है, उसमें दौलत जी का बयान है, और उसमें और भी जो हमारे रॉ के अधिकारियों, कई अधिकारियों के बयान है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 2008
26/11 के बाद हमारी राह और स्पेशल फोर्स ने आतंकी जो है स्टेशनों पर डायरेक्ट वहां पर जाकर जो है इंटरनल तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन होते हैं वो उन्होंने किया, लेकिन ये सारी सब डिस्क्लोज करने की चीजें नहीं। ये पहली बार इस सरकार ने जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होता है उसको डिस्क्लोज करके श्रेय लेने का काम किया। भाई आप सीधे हमला करते, अगर आपको डिस्क्लोज ही करना है, युद्ध ही लड़ना है, तो सीधे युद्ध की घोषणा करिए। आप ड्रामेबाजी करते हो, अगर आप इतने क्षमतावान हैं तो युद्ध सीधे सीधे लड़िए। ओके संदीप जी, एक मिनट आरपी सिंह जी आ रहा हूँ। संदीप जी, अरे संदीप जी आपका सवाल है। अरे संदीप जी सुनिए तो सही। अरे संदीप जी सुनिए भाई, आवाज बंद करिए प्लीज। संदीप जी हो गया आपके 1.5 मिनट मैंने दिए हैं, आप 1.25 मिनट हो चुके हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। जरा सुना भी करिए, आप फ्लो में आ जाते हैं तो आप सुनते ही नहीं। थोड़ा सा इतना उत्तेजना में आना भी ठीक नहीं है। थोड़ा मेरा सवाल भी ले लीजिए, मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद आपको समय दूंगा ना, आप काहे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने शुरू में ही कहा, मैं आरपी सिंह जी आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन बहुत संक्षेप में। आपने कहा इसका चिदम्बरम के बयान का कैसे मतलब निकाला जाए, मतलब आप कैसे मतलब निकालते हैं इस बयान का, जरा संक्षेप में बताएं। अभी सर आपने जो बयान चलाया उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि सारे विश्व के देशों ने युद्ध के लिए मना किया। युद्ध तो सर 11 साल में भारत ने आज भी नहीं लड़ा। पहलगाम के बाद क्या आपने युद्ध लड़ा क्या? आपने तो कहा कि हम युद्ध की घोषणा नहीं करते हैं, हम युद्ध कर भी नहीं रहे। भाई 11 साल में आपने एक भी युद्ध की घोषणा की क्या? तो उसने उस समय भी युद्ध हमने बिल्कुल नहीं लड़ा। हमने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन किए जैसे आप कर रहे हैं। आपने स्प्रे लिया, उसका डंका बजाया। ओके सर, ओके संदीप जी ठहरिए प्लीज। ओके आरपी सिंह जी, भाई युद्ध तो आपने भी नहीं किया, सही बात है, आप लोग भी उसको युद्ध नहीं कह रहे, तो उन्होंने भी कौन सा अगर युद्ध नहीं किया तो फिर आप उसको लेकर क्यों कह रहे हैं कि वो सरेंडर उन्होंने कर दिया? अशोक जी, मैं अपेक्षा करूंगा, मुझे 1.5 मिनट का इशू नहीं है, मैं 1 मिनट में भी खत्म कर दूंगा, परंतु बीच में टोका ना जाए। नहीं कोई नहीं टोकेगा शुरुआत में। मैं माननीय मनमोहन सिंह जी का तब का बयान सुना रहा हूं कि उन्होंने ये जो झूठ बोले वो क्लियर कर। That I and our government took was unbalanced, the right decision. सुन लिया कितना झूठ बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और पकड़े जाते हैं। मतलब उनके खुद के तब के प्रधानमंत्री कहने मैंने युद्ध नहीं किया, मैंने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी, शर्म शेख में जाकर क्लीन चिट दी थी कि बेचारा पाकिस्तान आतंक से प्रताड़ित है पाकिस्तान, ये बोला था माननीय मनमोहन सिंह जी ने। और ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने युद्ध नहीं किया, बिल्कुल युद्ध नहीं किया, मैं युद्ध का सारे प्रेशर सहता रहा। मैं मनमोहन सिंह जी तो राजनीतिक थे, परंतु जरा फली मेजर साहब जो उस समय एयर चीफ थे उनका भी मैं अपेक्षा करता हूँ, आपके पास होगा, आप सुनाता हूँ जी फली मेजर साहब का इंटरव्यू। और फली मेजर साहब ने एक दूसरे चैनल पे बोला है, फली मेजर जी का इंटरव्यू है, मैं सुनाऊंगा उसको, मेरे पास जरूर सुनाइएगा। जो कि एयरफोर्स चीफ थे। चिदम्बरम साहब बात मुकर सकते हैं, राजनीतिक हैं, मनमोहन सिंह जी मुकर नहीं सकते, कोई अब वह रहे नहीं, वह स्वर्गवासी हो गए, परंतु फली मेजर साहब का बयान कैसे मुकर जाएंगे? फली मेजर साहब ने कहा जो एयरफोर्स चीफ थे कि हम जाकर प्रताड़ना करते रिक्वेस्ट करते रहे कि भैया हमको छूट दे दो, हमें अटैक करने दो। ये पता नहीं कौन से हमले की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात करते हैं, कहाँ के सपने देखते हैं। ये जो पटकथाएं लिखते हैं ना OTT के लिए, ये उसके लिए फिट है। ओके वैसे इनको जानकारी की कमी। आरपी सिंह जी एक काउंटर क्वेश्चन, आरपी सिंह जी एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है, ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं फली मेजर साहब का मैं आपको सुनवाऊंगा, और उन्होंने सही कहा 26/11 के संदर्भ में, लेकिन 26/11 को लेकर अभी भी त्रिपाठी जी ने भी जो कहा उससे कुछ स्पष्ट नहीं होता। युद्ध तो ठीक है, उन्होंने कहा युद्ध हमने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, किसी ने युद्ध नहीं किया, लेकिन 26/11 के बाद कोई मिलिट्री एक्शन ही नहीं हुआ। वो जो जिन त्रिपाठी जी आप जिन कह रहे हैं ना क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, वो 26/11 के बाद कोई नहीं हुआ। ये जो है फली जो है होमी जी उनका बयान सुनवाऊंगा, वो भी बता रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा आरपी सिंह जी आपसे ये है कि वो यही तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग भी सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, आप लोगों ने कि आप लोग घोषित करके, वो लोग बिना घोषित किए हुए करते थे, वो ये कह रहे हैं। नहीं, बिना घोषित का कोई सबूत तो होगा कहीं पे। मैं तो तब के एयरफोर्स चीफ का बयान बता रहा हूँ। आप 26/11 के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। उन्होंने हुड्डा जी के बयान का जिक्र किया।
मैं एक मिनट, 2005 में दिल्ली ब्लास्ट, 2006 में वाराणसी, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2006 में मालेगांव, 2007 में समझौता एक्सप्रेस, 2007 में मक्का मस्जिद ब्लास्ट। अरे एक मिनट, टोका नहीं मैंने आपको, एक बार ना सुनिए आराम से। 2007 में हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट, 2008 में जयपुर ब्लास्ट, 2008 में बेंगलोर ब्लास्ट, 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट, 2008 में दिल्ली ब्लास्ट, 2008 में असम ब्लास्ट, 2008 में मुंबई ब्लास्ट, 2008 में मुंबई 26/11, 2010 में पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, 2010 में वाराणसी ब्लास्ट, 2011 में मुंबई सीरियल अटैक, 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, 2013 में हैदराबाद में ब्लास्ट, 2013 में फिर बोधगया में। किसी एक का तो कहीं ना कोई रिकॉर्ड होगा, इन्होंने जवाब दिया होगा, कहीं तो कोई रिकॉर्ड होगा। मैंने अभी 20 गिनाए, एक मिनट संदीप जी आ रहा हूं। मैंने अभी सिर्फ 20 गिनाए, ये सूची लंबी है। ओके, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, देखिए एक मिनट मैं इससे पहले आगे बढ़ूं। देखिए ओवरऑल जो है, ओवरऑल आतंकवाद को लेकर किसकी क्या पॉलिसी रही, किसने क्या किया, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। और उस डिबेट से इतर जो है, जो आज का पूरा फोकस है वो 26/11 के कंटेक्स्ट में है। आप दोनों लोग स्वतंत्र हैं, बाकी लोग भी स्वतंत्रता है बाकी चीजों की बात करने, लेकिन 26/11 का बड़ा आतंकी हमला था और उस समय जो है पाकिस्तान को जवाब बनता था, जो नहीं दिया गया, जिसके उसको लेकर के जनरल हुड्डा ने भी कोई बात नहीं कही है। मैं आपको उस वक्त जो है, जो सैन्य अधिकारियों के बयान थे वो मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि उस वक्त जो है एयर चीफ, जो उस वक्त वायुसेना के चीफ थे, उनका खुद का बयान है कि हमने कहा एयरफोर्स तैयार है। आप कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा आतंकी हमला, और एयरफोर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत की एयरफोर्स जो है उस वक्त जो है पाकिस्तान में घुसकर जो है एयर स्ट्राइक नहीं कर सकती थी। फली जो मेजर हैं उन्होंने यही तो कहा, उन्होंने कहा हम लोग तैयार थे, हमने कहा कि हम रेडी हैं पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए, लेकिन हम इंतजार करते रहे, सरकार की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। सुनिए आप उनके छोटे से बयान को, फिर मैं आगे डिबेट को आगे बढ़ता हूं, सुनिए जरा। After the terror attack, when the chiefs were called to the Prime Minister's office to go through the preparations of the armed forces, etc., the Indian Air Force we had already discussed amongst our operational staff, and we had a plan ready, which was given to the Prime Minister during this briefing, and that's it. We left it at that for them to decide whether we go ahead with the plan that we had or not. Our aim was for airstrikes across, whether POK or wherever the government intelligence gave us the information about these terrorist camps. There was no response. They said that they'll let us know. देखिए इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो नहीं सकता। उस वक्त जो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष थे वो खुद कह रहे हैं कि हमारा प्लान भी रेडी था। मतलब इससे ज्यादा सेना क्या कर सकती है आप? लेकिन हर चीज सेना नहीं करती, सेना सिर्फ जो है आदेश मिलने का इंतजार करती है और सेना का काम है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति उस वक्त नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे हैं, साफ वायुसेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारा प्लान भी रेडी था और जहां हमको कहा जाता, चाहे पीओके में या पाकिस्तान के अंदर घुसकर, हम वहां स्ट्राइक करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमसे कहा गया इंतजार करो, और वो इंतजार ही रहेगा। इंतहा हो गई इंतजार की। संदीप त्रिपाठी, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? देखिए 26/11 का आप बाकी सारे हम लोग, आप भी गिना, आरपी सिंह भी गिना, मैं कह रहा हूं 26/11 के बाद पाकिस्तान को जवाब न देना उनकी हौसला अफजाई करना था, और उसके बाद उसके हौसले जो हैं वो बढ़े। देखिए सर, 26/11 के बाद मैंने जो कहा कि रा और हमारे स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन की बात, वो 2 किताबों में उस बात का जिक्र मिलता है, और जिसको एक खोजी पत्रकार ने लिखा, और उस बात को जो कि उस समय के रा चीफ थे, वो कई बयानों में उस बात को उन्होंने कई इंटरव्यू में क्लियर भी किया है। क्या लिखा बताइए क्या लिखा था? जी, ये लिखा है उसमें कि हमारे रा के और स्पेशल फोर्स के लोगों ने, अब सुन लीजिए, आतंकी जो वहां पर कैंप थे वहां पर सेलेक्टिव तरीके से जो रा ऑपरेशन ना संदीप त्रिपाठी, सॉरी आपको रोक रहा हूं, 26/11 के बाद, 1 मिनट, 26/11 के बाद ऐसा कोई, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। आप किताब का नाम बताइए, और बताइए 26/11 के बाद हुआ, आप गलत कह रहे हैं। ये 26/11 का जिक्र नहीं है। बताइए कौन है, नाम बताइए, पुस्तक का नाम बताइए। किताब का नाम है द सेज द अटैक ऑन
ऑन द ताज मुंबई 26/11 और उस किताब के कौन है लेखक? राइटर हैं कौन है लेखक? एड्रियन लेवी सर, कैथी लेखक। स्कॉट क्लार्क जी कौन? लेखक हैं, जो कि अभी एक ब्रिटिश के मिनट, हैं, जो खोजी पत्रकारिता, उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, वो बहुत सारी ऐसे लॉ का कौन अफसर था? सर सुनिए ना, और उस चीज की पुष्टि दौलत जी, जो कि उस समय राके जो है चीफ थे, उन्होंने कई बयानों में इस बात को उन्होंने कहा है। क्या इस कहा? तरीके के ऑपरेशन शुरुआत दीजिए, मैं तो आज के बाद, अब सुनिए सर, आज आपको इसी तरीके से बोल रहा सर है, सर सर एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सुनिए। आप कह रहे हैं कि भारत के उस वक्त के वायुसेना अध्यक्ष जो है, उनका बयान ये गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा। फिर सर मैं मैं उस बयान को गलत कह रहा हूं, ना अभी जो नेवी के हमारे एक अधिकारी, तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? एक खोजी पत्रकार, एक विदेशी खोजी पत्रकार जो लिख रहा है, आप उसको कोट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमको परमिशन ही नहीं मिली, हम लोग इंतजार करते रह गए, उसको आप मानने को तैयार नहीं है? नहीं सर, मैं मान रहा हूं, दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों? अरे अलग अलग कैसे हो? अरे अगर स्ट्राइक की होती, एक मिनट, अगर भारत ने उस वक्त कोई स्ट्राइक की होती, तो भारत के उस वक्त के, और मैं ये नहीं कह रहा, उस वक्त के विदेश सचिव, कांग्रेस की जब सरकार थी, विदेश सचिव और मनीष तिवारी, उनकी किताब में, और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद कह रहे हैं, जिनका बयान सुना है, उसके बाद आप एक विदेशी पत्रकार की किताब लाके आ रहे हैं कि भारत ने स्ट्राइक की थी। मेरे जहन में वो आज तक किताब नहीं, लेकिन हो सकता है हो, मैं अज्ञानी हूं, हो सकता है मेरे जहन में नहीं, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि एक विदेश, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ये कैसे मान लूं कि एक विदेशी पत्रकार जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और भारत के उस वक्त के विदेश सचिव जो कह रहे हैं वो गलत है, भारत का वायुसेना अध्यक्ष जो कह रहा है वो गलत है, भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, बल्कि विदेशी पत्रकार की बात सही है? मैं कैसे मान लूं भाई? मैं दो चीजें क्लियर कर दूं सर। पहली बात तो जिस आप वायुसेना जो है हमारे सेना अध्यक्ष के बयान की बात की, मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, मैं उसी तरीके से उस बयान को ले रहा हूं जैसे अभी हमारे नेवी के एक अधिकारी ने कहा, जब ये पहलगाम के बाद इन्होंने स्ट्राइक किया तो हम तैयार बैठे थे और हमको अनुमति नहीं दिया। सर एक मिनट संदीप जी, एक मिनट, मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना। आरपी सिंह का देखिए, जो आप नेवी के जिन अधिकारी का, आप उनका बयान सुनवा सकते हैं? मैंने आपको अभी फली साहब का, आप सुनवा सकते हैं बयान? सुनवा दीजिए, सुनवा दीजिए मुझे मुझे अभी बयान सुनवा दीजिए। सुनिए एक मिनट, मैं आरपी सिंह जी का रिस्पॉन्ड ले रहा हूं, आप वो बयान निकलवा के सुनवा दीजिए कि हम लोग तैयार थे, लेकिन सेना हमें परमिशन नहीं मिली। निकालिए, मैं आरपी सिंह जी का जवाब लेकर आ रहा हूं। आरपी सिंह जी बोलिए। बिना परमिशन के 9 आतंकी अड्डे और 11 उनके सैन्य अड्डे ध्वस्त हो गए बिना परमिशन के, क्या? और दूसरी बात, मैं मनीष तिवारी जी का किताब है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स जी, उसमें क्या लिखते हैं, वो बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि हमको हमला करना चाहिए था, हमने रोका। मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ूं, आफ्टर 26 मुंबई टेरर अटैक्स, इंडिया शुड हैव रिएक्टेड यूजिंग कन्वेंशनल काइनेटिक फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान रादर देन शोइंग रिस्ट्रेंट। चलिए, ये ओबामा साहब क्या कहते हैं? ओबामा साहब की किताब में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से लिखा, प्रॉमिस लैंड के अंदर, उन्होंने तो बहुत गजब की बात बताई। वो कहते हैं, The memoir recounts Singh's concern over tension with Pakistan, particularly after the 2008 Mumbai attack. Singh's decision to show restraint rather than retaliate caused him politically. वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगता था कि राष्ट्रवाद की लहर दौड़ पड़ेगी यहाँ पर। आरपी सिंह जी एक मिनट, ओबामा साहब को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ओबामा के बयान को हम कोट करेंगे तो फिर ट्रंप के बयान को भी कोट करना पड़ेगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने युद्ध विराम करवाया, मेरा प्रेशर था। ओबामा और ट्रंप को एक मिनट, ओबामा ट्रंप को छोड़ दीजिए ना, मैं कह रहा हूं भारत के जो खुद के प्रधानमंत्री हैं उनका बयान आपने सुना, मुझे लगता है वो पर्याप्त है, और भारत के वायुसेना अध्यक्ष का बयान पर्याप्त है। हम विदेशों में जाकर क्यों ढूंढे कि किसने क्या कहा? शंकर मेनन का क्या बयान था? ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूं, फिर ट्रंप के बयान की भी चर्चा होगी, वो छोड़ दीजिए ना। शिवशंकर मेनन साहब, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, शिवशंकर मेनन की किताब में है, मनीष तिवारी की किताब में है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उस वक्त के जो है उनका बयान है, और वो सारे बयान हमारे पब्लिक डोमेन में। इसलिए उसके बाद कोई एक्शन हुआ, मिलिट्री एक्शन हुआ, कोई सैन्य एक्शन हुआ, कोई पाकिस्तान में घुस के कार्रवाई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, और इसको कुछ एक्शन नहीं हुआ, इसके हमारे पास बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे बयान है। एक मिनट, जो मूल बात है जिससे जो आप बता लिए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमेरिका की जो उस समय स्टेट सचिव थी यहाँ पर आई, उन्होंने दबाव बनाया। ये चिदम्बरम खुद कह रहे हैं, कॉन्डोलीसा राइस का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा वो भारत में थी, और
पूरी दुनिया का एक तरह से जो इस तरह का वो चाहती थी दुनिया, और शायद वही हुआ। प्रेम कुमार जी, कैसे आप चिदम्बरम साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? हालांकि आज उन्होंने सफाई दी है, पर सवाल है, आप भी टेलीविजन, एक मिनट रुकिए, आप भी टेलीविजन पे जाते हैं, टेलीविजन इंटरव्यू है जिससे वो मुकर नहीं सकते। बोलिए। देखिए अशोक जी, विदेश का प्रेशर होना कोई नई बात नहीं है। विदेश का प्रेशर हमेशा होता है, हर बात में होता है, लेकिन उस प्रेशर को मानना या नहीं मानना सरकार और देश का फैसला होता है। तो अभी जो चिदम्बरम जी ने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि विदेश का प्रेशर था, उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, लेकिन विदेश के प्रेशर में आकर नहीं किया, ऐसा नहीं कहा है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि आप याद कीजिए, अगर ऐसे ही बात हो, आपने वायुसेना प्रमुख का बयान दिखाया जो कह रहे थे कि तैयार थे, सेना तैयार थी। सेना तैयार होती है, इसमें क्या बात है? ये कोई बड़ा खुलासा थोड़े है। सेना तैयार थी, रहती है। आप याद कीजिए वेद प्रकाश मल्लिक जी का बयान जो करगिल के संदर्भ में था, उनकी किताब में लिखा है। उन्होंने कहा कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी से परमिशन मांगा था कि हम बॉर्डर पार जाके कार्रवाई करेंगे, हमें बॉर्डर पार करने से रोक दिया गया। याद है ना, करगिल में युद्ध थोड़े लड़ा गया था, सीमित युद्ध लड़ा गया था। सब कुछ हुआ, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके हमने कार्रवाई नहीं की। सेना ने मांगी थी परमिशन, और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मल्लिक जी ने यह खुलासा किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हम तत्कालीन प्रधानमंत्री के डिग्निटी पर हम सवाल खड़ा करेंगे? वो भारत का फैसला था। अगर उस पर सवाल खड़ा करेंगे तब आप आज भी करिए, पहले भी कर सकते। लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं, अरे पाकिस्तान की ISI एजेंसी को हिंदुस्तान में बुला के जांच करवा रहे थे, ये कौन सा फैसला था? ये पूछा जाएगा ना। ये क्या भारत को नीचा दिखाने का फैसला नहीं था? ये इसको क्या जस्टिफाई करेंगे? क्या आप करते हैं? इस पर तो कभी बहस नहीं होती। लेकिन एक ऐसी बात जो कि दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है भी नहीं, पी चिदम्बरम ने ऐसा कहा भी नहीं, उन्होंने खंडन कर दिया। और आज के प्रधानमंत्री भाई JP नड्डा जी बोले चलेगा। नहीं सुनिए पार्टी के अध्यक्ष बोले चलेगा। प्रेम जी एक मिनट मैं आप बाकी सब कहें, वो आपकी बात है, वो बाकी लोग उसका काउंटर करें। मैं सिर्फ एक बात पे खंडन करना, मतलब खंडन कर दिया अपनी बात का इससे, क्योंकि फिर से कह रहा हूं टेलीवाइज इंटरव्यू है, और आप चाहें तो बार बार सुनवा सकता हूं, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना। तो वो टेलीवाइज इंटरव्यू खंडन करने से नहीं होता कि जी मैंने कह दिया और उसके बाद वो तो खंडन। उसके बाद उनका ये भी बयान आया था, उन्होंने कहा मीडिया में आजकल बात करने की यही दिक्कत है, और उसके बाद खबर आई थी कांग्रेस का प्रेशर आया, उसके बाद पी चिदम्बरम अपने बयान से पीछे हटे। तो प्रेशर था, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। बोलिए। सुन लीजिए, देखिए वो लाइन जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और जिसका जिक्र किया, जिसके हवाले से, वो लाइन क्या थी पी चिदम्बरम की? The conclusion was reacted amid pressure from the world that was descending upon Delhi to us that don't start a war. माने दिल्ली पर दबाव डाला जा रहा था कि हम युद्ध ना करें, ये बात उन्होंने कही। कहीं ये बात है क्या कि उन्होंने प्रेशर डाला और भारत सरकार ने उस प्रेशर में आकर के युद्ध नहीं किया? ऐसा कहीं है क्या? प्रेशर कब नहीं डाला? ठीक है ओके सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड। ओके ठीक है, जब हमने परमाणु बम फोड़ा तब भी प्रेशर था, लेकिन हमने फोड़ा नहीं। ओके सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड करें, सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड करिए। सौरभ दुबे। अशोक जी देखिए, जो भारत के इतिहास में एक काला अध्याय 26/11 का है, और वो बहुत सारी बातें जो है वो इतिहास में दर्ज हो चुकी है और ऑन रिकॉर्ड हैं। बहुत सारी बातें आपने बताई कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान हो, चाहे अन्य जो उस समय के लोगों ने किताब में लिखा, और साथ ही आज चिदम्बरम जी का जो बयान है। देखिए कुल मिलाकर के एक दिन का हमला तो था नहीं, वो पूरी एक तरह से देखा जाए तो एक सीरीज के तहत हमला हुआ था। मतलब वो बाहर हुआ, होटल के अंदर हुआ, स्टेशन के पास हुआ। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से 3 दिनों तक हमला जो है, वो हमले को काबू उस समय की सरकार जो है वो नहीं कर पाई। और आज की जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि विदेशी दबाव तो तब भी होता था, हमेशा से रहता था, तो मैं बता दूं विदेशी दबाव पहले रहता था। अब कोई आज के नए भारत पर विदेशी दबाव नहीं रहता है। उस समय 3 दिनों तक हमें लगा काबू करने में उस आतंकी हमले को, और इस समय का नया भारत जो है
वो 20 मिनट के अंदर घुसता है और आतंकी अड्डों को पाकिस्तान के अंदर घुस करके ध्वस्त करके चला आता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे, उनके बयान को जब लगातार कोट किया जा रहा है तो कांग्रेस के प्रवक्ता उसको भी मानने को तैयार नहीं है। भाई चलिए, ओबामा ने क्या कहा, ट्रंप ने क्या कहा, हम उसको नहीं मानते हैं, लेकिन एक बड़ी बात उस समय यह निकल करके आई थी कि अगर आतंकी जो कसाब है वह नहीं पकड़ा जाता, अशोक जी समझिए आप बात की गंभीरता को, अगर उस व्यक्ति को जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो उस समय की कायर सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं कायर सरकार, ये इल्जाम भी आरएसएस के ऊपर डाल देती। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब इशरत जहां पकड़ी गई थी आतंकवादी, और इशरत जहां को सीबीआई और जो है दोनों एजेंसियों ने ये कहा था, खुफिया एजेंसियों ने, कि ये आतंकवादी है, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो अच्छा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस समय, उनको मारने के लिए जो है मारने का प्लान था, तुरंत से सरकार वहां पर पलट जाती है और सीबीआई अपनी रिपोर्ट को भी पलट देती है। पहली बार में कहती है आतंकवादी थी, दूसरी रिपोर्ट में कहती है वो आतंकवादी नहीं थी, लेकिन जो दूसरी एजेंसी है वो लगातार दोनों बयान उसके यही थे कि वो आतंकवादी थी। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस जो सरकार थी, कायर सरकार थी, उसका चरित्र वहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था कि हमारे लोगों की मौतें हुई, 170-77 से ज्यादा लोग मरे और आपका खून नहीं खोला, सेना का खून खोल रहा था। सेना तो तैयार बैठी थी, सेना के तमाम, आप उस समय के एक रॉ के ऑफिसर थे, खून तो खैर चिदम्बरम साहब का भी खोल रहा था, यही तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा। हाँ बिल्कुल यही कहा। और देखिए रॉ के एक ऑफिसर थे जिन्होंने यह भी बयान दिया था कि उनके पास खुफिया जानकारी थी, उन्होंने सरकार को अवगत कराया था, लेकिन सरकार ने उसको नजरअंदाज कर दिया और उसी रॉ के ऑफिसर ने उसके बाद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर के जो कमियां रही हैं पहले की सरकार के अंदर, जो इतने बड़े हमले हुए, हमारे लोग मारे गए, उस समय आपने एक बार भी ऐसा बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान को घुस करके उसके अंदर हमें मारना चाहिए। आपने उल्टा बयान दिया कि अमेरिका हमें रोक रहा है। देखिए हम, पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि हम जो है वो हमारे यहां पर हमला किया, लेकिन उस समय हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई। हमने वहां पर कई सारी चीजें ये स्वीकार कर ली कि हमने जो बलूचिस्तान को, सुन लीजिए बहुत बड़ी गलती, जो बलूचिस्तान को हमने वहां पर सपोर्ट किया, उस समय की सरकार ने कहा था, जबकि यह बयान बिल्कुल गलत था, हमने बलूचिस्तान को वहां पर कभी सपोर्ट नहीं किया। और यही अंतर था तब की सरकार में। बलूचिस्तान में जो आतंकी गतिविधि शर्म अल शेख की आप जिक्र कर रहे हैं, वो बड़ी बात थी। शर्म अल शेख को लेकर एक तरह से भारत ने मान लिया था कि हाँ हम भी आतंकवादी हमले जो है बलूचिस्तान में कराते हैं। वो जो शर्म अल शेख था, इसीलिए उसको शर्मनाक एक कृत्य कहा गया था। मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक दो चीजें आपके सामने जल्दी से रखता हूं जो अभी सौरभ जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें सारे आतंकवादी, एक मिनट संदीप जी रुकिएगा, सारे आतंकवादी हाथ में कलावा बांध कर आए थे और उनका पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव था वो ये था कि ये तो हिंदू आतंकवाद है। अभी संदीप त्रिपाठी कह रहे थे ना समझौता एक्सप्रेस, वो तो आपका था, यानी उनका कहने का मतलब है समझौता एक्सप्रेस जो हिंदुओं ने कराया था। वो मैं इशारा समझ रहा था लेकिन मैंने उनको बीच में रोका नहीं। लेकिन हिंदू कोई आतंकवादी होता नहीं संदीप त्रिपाठी जी, इस बात को ध्यान रखिए। ना समझौता एक्सप्रेस में हिंदू आतंकवादी थे, वो पूरा एक गड़े हुआ नैरेटिव था जो ध्वस्त हो चुका है कांग्रेस की सरकार में। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो मुंबई आतंकी हमला आरएसएस की साजिश, किताब तैयार थी, किताब छप गई थी और कांग्रेस सरकार की उस समय के इशारे पर वो किताब आई गई थी। इसका मैं कई बार प्रमाण कह चुका हूं। ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखिए सरकार का इकबाल क्या होता है, इस बात को समझिए। लोग भारत में भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरा काम है याद दिलाना, तो मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। 2013 में यूपीए की सरकार थी और उस समय क्या हुआ था, उस समय बाकायदा कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान का जो कश्मीर के अंदर एक हमारे सैनिक थे, उनका नाम हेमराज था। हेमराज की गर्दन काट के ले गए थे पाकिस्तानी। सोचिए वो किस तरह से हमारे सैनिकों के साथ ट्रीट करते थे। एक सैनिक था, वो पकड़ में आया तो उसकी गर्दन काट दी गई, हेमराज की गर्दन काट दी गई, जो शहीद हेमराज थे। और उनकी गर्दन से पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनके कटे हुए धड़ से फुटबॉल खेल रहे थे। इससे ज्यादा शर्मनाक भारतीयों के लिए हो सकता है क्या? फुटबॉल खेल रहे थे, भारत के एक वीर जवान के सर काट करके उसके सर से फुटबॉल खेल रहे थे और बाकायदा इसका वीडियो आया था। लेकिन उसके बाद क्या एक्शन लिया उस वक्त की सरकार ने? क्या एक्शन लिया? 2013 में किसकी सरकार थी मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ये शहीद हेमराज जो हैं उनकी पत्नी का वक्तव्य मेरे पास है, 2 लाइनें पढ़कर सुना रहा हूं। भारतीय सेना ने देर से सही लेकिन सही कदम उठाया। शहीद हेमराज की पत्नी, जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी
पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर किए गए लक्षित हमले पर शहीद हेमराज की पत्नी धर्मवती ने कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए देर से सही लेकिन बिल्कुल सही कदम उठाया जब सर्जिकल स्ट्राइक थी। धर्मवती ने कहा कि अफसोस बस इतना है, यदि सही यही कदम कुछ साल पहले उठा लिया गया होता तो देश को 18 बहादुर जवान यूं नहीं खोने पड़ते। एक शहीद जवान की पत्नी जो है वो समझती है कि अगर जवाब दिया जाता तो पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं करता, लेकिन वो जवाब नहीं दिया गया और इसीलिए पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती गई। 26/11 के बाद जवाब नहीं दिया, हेमराज का सर काटा, उसके बाद जवाब नहीं दिया। अगर जवाब दिया जाता तो पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं करता, लेकिन उस वक्त की सरकार ने दबाव था, क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन घुटने टेक दिए थे, सरेंडर किया था। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, कुछ बिहार के कुछ आपको ऐसी पार्टियां बताऊंगा जो आज भी महागठबंधन में हैं और आतंकवाद को सपोर्ट कर रही हैं। ब्रेक के बाद आऊंगा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं 26/11 का बवंडर, क्या कांग्रेस ने किया था आतंकवाद के सामने सरेंडर। इसी को लेकर आज की हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से चिदंबरम के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिएक्ट किया और उसके बाद जिस तरह से आज चिदंबरम अपने बयान से पीछे हटे, इन सब पर चर्चा हो रही है कि क्या एक बड़ा खुलासा जो है चिदंबरम ने जाने अनजाने में कर दिया जिससे आज वो पछता रहे हैं और शायद या उनके ऊपर दबाव है, पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, आतंकवादी घटनाएं जो, पाकिस्तान तो एक आतंकी देश है और वो आतंकवाद की जब जब मौका लगता है भारत में आतंकवाद जो है वो फैलाने की कोशिश करता है, आगे भी करता रहेगा। अब तो खबर आ रही है कि पाकिस्तान में बाकायदा महिला आतंकवादी विंग जो है तैयार करी जा रही है कि महिलाएं को भी आतंकवादी मोर्चे पर लड़ाएगा। तो पाकिस्तान तो एक आतंकवादी देश है। समय समय पर इनपुट हमें मिलते हैं, कई बार इनपुट में कार्रवाई होती है, कई बार चूक होती है। दोनों सरकारों में ऐसा हो सका, यूपी में भी हो, यूपीए सरकार में भी ऐसा हो चुका कांग्रेस के नेतृत्व वाली, और बीजेपी की NDA नेतृत्व वाली सरकार में भी कहीं ना कहीं जो है गुप्तचर विभाग से जो सूचनाएं मिलती है उसमें चूक हो जाती है।
जाती है। लेकिन आतंकवादी घटना के बाद रिस्पॉन्ड सरकार कैसे करती है, ये पैमाना है ये मापने का कि भाई कैसे आप आतंकवाद से लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आखिरकार आतंकवाद को लेकर आपकी एक समझ क्या है, आप आतंकवाद को देश के लिए कितना खतरनाक मानते हैं और आतंकवादियों के साथ कहीं आप इलू इलू तो नहीं कर रहे, ये बड़ा सवाल है। अगर आप आतंकवादियों के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कुछ आपको वोट बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आपको लगता है देश में कुछ ऐसी कौम के लोग भी हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करने पर जो है आपको वोट दे देंगे, आप इसलिए आतंकवादियों से इलू इलू करेंगे, तो मुझे लगता है शर्मनाक है। आतंकवाद पर नीति की स्पष्टता नहीं है, ये समझना जरूरी है। और इसी संदर्भ में मैं आज आपको सुना रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। बाकायदा बाटला हाउस एनकाउंटर की कौन नहीं जानता, वही बाटला हाउस एनकाउंटर जिसके बाद सलमान खुर्शीद ने कहा था, उस बाटला हाउस एनकाउंटर की बात कर रहा हूं, 17 साल पहले हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 2 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मारे गए थे जिन्होंने दिल्ली सहित कई जगह निर्दोष लोगों की जानें ली थी। तो वो बाटला हाउस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। सलमान खुर्शीद कहते हैं सोनिया गांधी जी रात भर रोती रहीं उन लड़कों की याद करके। ये पुरानी घटना होगी, आप कहेंगे तो पुरानी घटना थी, अब क्या। आज इसका संदर्भ क्या है। कल डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दीपांकर भट्टाचार्य, कौन है दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई एमएल के जो है वो महासचिव हैं। कल डीडी न्यूज के साथ पटना में मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने न सिर्फ अफजल गुरु का बचाव किया, वो अफजल गुरु जिसने भारत की संसद पर हमला किया था, अफजल गुरु का बचाव किया, बल्कि ये जो बाटला हाउस एनकाउंटर था इसको लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा वो तो आतंकी थोड़ी थे, वो जो है वो तो लड़के भी हो सकते हैं, वो कुछ और हो सकते हैं, इसीलिए तो विवाद हुआ था। सुनिए दीपांकर भट्टाचार्य को और साथ साथ सलमान खुर्शीद को भी। तो आतंकवाद पर ये जो विपक्ष की नीति है कितनी कमजोर है उससे आपको एहसास होगा, सुनिए। सर, जब आप लोकतांत्रिक ताकतों की बात करते हैं तो एक चिंता जो है बहुत सारे लोगों को हो रही है, वो ये कि दिल्ली में अभी एक प्रदर्शन हुआ था, आपकी स्टूडेंट विंग है आयशा, और आयशा ने एक प्रदर्शन किया था दिल्ली में। 17 साल पहले एक एनकाउंटर हुआ था, बाटला हाउस एनकाउंटर, बड़ा विवादित रहा था। उसमें जो आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन के मारे गए हम वही कह रहे हैं कि उनके लिए आपकी आयशा जो प्रदर्शन कर रही थी, आपने एक शब्द व्यवहार किया, बड़े विवादित था। तो बड़े विवादित था, तो आज भी हमारे लिए विवादित है। आप जिनको आतंकवादी मान लेते हैं कि आतंकवादी की हत्या हो गई, हम मान लीजिए लोग कहेंगे कि नहीं, अगर कोई कहेगा कि फर्जी मुठभेड़ था, एक छात्र की हत्या हुई, नौजवान की हत्या हुई, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बाबरी मस्जिद को गिरा देना ये बिल्कुल सही काम हुआ, हमारे लिए नहीं है, वो सही काम नहीं हुआ। तो इसके लिए लोग बोलेंगे कि इस पे लोग बोलते रहेंगे इस देश के अंदर। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। तो जिन आतंकवादियों को भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की अदालतें कहती हैं आतंकवादी है, उनको भी डिफेंड यहां किया जाता है, तो हम आतंकवाद को लेकर नीति समझ सकते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने उस बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लड़कियों लड़कों को आतंकवादी मानने से इनकार कर दिया, जिसको भारत की अदालत ने कहा था आतंकवादी। जल्दी से फैक्ट परफेक्ट में इस पूरे दीपांकर भट्टाचार्य जी को समझ लीजिए, उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए है क्या पूरा। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीपीआई एमएल एक प्रमुख घटक है, प्रमुख पार्टी है सीपीआई एमएल, और सीपीआई एमएल के महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, जो 27 साल से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है, शीर्ष पद पर है। बिहार के लोगों को आज जरूर देखना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। दीपांकर भट्टाचार्य राहुल गांधी की बिहार यात्रा में साय की तरह साथ साथ दिखे थे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ हर जगह पर वो साथ साथ दिखे थे। दीपांकर ने डीडी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बाटला हाउस में ढेर आतंकियों का बचाव किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा अफजल गुरु का भी बचाव किया और साथ साथ बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों का भी बचाव किया। 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा ये मुठभेड़ जो है, और 2008 में ये मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था, और इन्होंने दिल्ली सहित कई जगह पर आतंकी धमाके किए थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ में दीपांकर भट्टाचार्य ने मारे गए आतंकवादियों को आतंकवादी मानने से इनकार कर दिया। भारत की अदालत मान चुकी है लेकिन वो नहीं मानते। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के सहयोगी दीपांकर ने आतंकी अफजल गुरु का भी इस इंटरव्यू में बचाव किया।
आतंकियों का बचाव करने वाली पार्टियां हैं इस देश में। वैसे दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी का स्टूडेंट विंग आइसा भी खासा विवादों में रहा है। और आइसा ने क्या किया था, इस आइसा ने पिछले महीने ही बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के पक्ष में प्रदर्शन किया था। दिल्ली में बाटला हाउस में जो आतंकी मारे गए थे उनके पक्ष में समर्थन में बाकायदा प्रदर्शन किया था। ये आइसा था और ये दीपांकर भट्टाचार्य हैं और ये महागठबंधन का हिस्सा है। चलिए जल्दी से संदीप त्रिपाठी, ये आतंकवादियों का बचाव करने की नीति चलती रहेगी तो कैसे हम लड़ेंगे आतंकवादियों से? भाई आपके सहयोगी अभी भी कह रहे हैं कि भाई वो बाटला हाउस में जो मारे गए वो आतंकी थोड़ी थे। अशोक जी, पहली बात तो मैं शुरू करूंगा कि देश बिल्कुल हेमराज को बिल्कुल याद रखा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप आज की मौजूदा सरकार की 2016 की घटना माछिल में जो होती है, गर्दन काट ली जाती है, उसका आप जिक्र भी नहीं करते हैं। 2017 में 1 जनवरी को नाम, शहीद का नाम बता दे रहा हूं, शहीद नायक सुधीर सिंह, जिनका गला काट लिया जाता है माछिल सेक्टर में ही, उसका जिक्र देश को पता ही नहीं, इसलिए कि आप लोग नाम ही नहीं लेते। भाजपा के समय की घटना है। और उसके आगे सर बताता हूँ, कृष्णा घाटी 1 मई 2017, नाम नायक परमजीत सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेम सागर, उन दोनों की गर्दनें काट दी जाती हैं, लेकिन सर उसका जिक्र नहीं होगा क्योंकि हमारे 56 इंची वाले फर्जी सेना की सरकार है, जो 74 साल की उम्र में सेना की वर्दी पहन के सेना नायक बन जाता है और सेना को अग्निवीर बना देता है, सैनिकों की पेंशन खा जाता है। दुर्भाग्य यही है। अभी आपने कहा कि बाटला हाउस कांड की बात सलमान खुर्शीद जी ने किस भावना में कहा, वो उसका जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि प्रमोद तिवारी नहीं, आप क्यों नहीं देंगे सर? आप क्यों नहीं देंगे? आप सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया वो भी है आपके सामने, दीपांकर भट्टाचार्य आपके सहयोगी है, वो भी आप क्यों नहीं देंगे? जो लोग आतंकवादियों का बचाव करते हैं उनको अपनी कांख में दबा के घूमेंगे और कहेंगे जवाब हम क्यों देंगे? क्यों नहीं जवाब मांगा जाएगा? क्यों नहीं जवाब मांगा जाएगा? बताइए ना। अरे सर हम कब कह रहे हैं कि मत मांगिए? तो बताइए, जवाब दीजिए ना। हाँ सर, अफजल गुरु को शहीद बताने वाली एक पार्टी कश्मीर की है, जिसके साथ 2.5 साल सत्ता। अरे अफजल गुरु को तो आप ही लोगों ने आतंक, मैं दिखाऊं क्या कागज? अफजल गुरु को तो आप ही के लोग, सर अफजल गुरु ईश्वर जहां आप ही के लोग उनको बताते रहे। अफजल गुरु को किसने आतंकवादी? अफजल गुरु के ऊपर क्या कहा गया था? सुनिए, अफजल गुरु को सुनना चाहते हैं अफजल गुरु को लेकर? ये सुनिए इन्हीं चिदम्बरम साहब का बयान है। एक मिनट अब इनकी आवाज बंद करिए। अब आप सुनिए, अफजल गुरु पर सुनना चाहते हैं? आवाज बंद करें। अब मैं बताता हूं, अफजल गुरु को सुनना चाहते हैं? यही आपकी पार्टी के चिदम्बरम है। इनका कहना है अफजल गुरु एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पार्लियामेंट अटैक वाज डाउटफुल। भारत की सुप्रीम कोर्ट जब फांसी में चढ़ाती है और जब इस अफजल गुरु के लिए बाकायदा जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहकर भारत की सुप्रीम कोर्ट को आतंकी ठहराया जाता है, तो राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं आतंकी नारे लगाने वालों के बचाव में। आप किस मुंह से अफजल गुरु का नाम ले रहे हैं और किस मुंह से आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ा आतंकवाद के खिलाफ बड़ा 56 इंच की छाती? अरे आप लोग अगर 5 इंच की छाती दिखा लेते तो इस तरह से पाकिस्तान हमारे सर के ऊपर चढ़कर डांस नहीं करता। लेकिन आप लोगों की कमजोरी थी, अफजल गुरु से लेकर इशरत जहां, जो भारत में आतंकवादी था सबको आप गोदी में घुमाते रहे, सबको गोदी में घुमाते रहे। इतना ज्यादा आतंकवादियों से प्यार करने का मतलब जानते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए उनकी बात का। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए संदीप त्रिपाठी ने जो कहा था। सुनिए, अब रुकिए, अब हो गया आप एक्सपोज। अभी और आपको सुनाओ, सुनिए, अभी और आपको सुनाओ आपके नेताओं ने क्या क्या बयान दिए थे, और सुनवाओ क्या? और शर्मिंदा होना चाहते हैं? आरपी सिंह बोलिए। मेरे पास बयानों की झड़ी है। मैंने अगर बयान पढ़ने शुरू किए कांग्रेस नेताओं के आतंकियों के पक्ष में तो मुझे 1 घंटे प्रोग्राम और एक्सटेंड करना पड़ेगा। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए, सारा मामला इस बात का है कि 26/11 हो या उसके बाद राहुल गांधी ने जाकर तब के एम्बेसडर 2009 के अंदर टिमोथी रोमेर को जाकर जिस प्रकार से ये समझाया कि भारत में लश्कर तोबा का खतरा नहीं है, भारत में खतरा है तो हिंदू आतंकवाद से खतरा है। और लगातार इनके नेता, इनके होम मिनिस्टर लगातार जिस प्रकार से हिंदू आतंकवाद का एजेंडा चला रहे थे, चाहे वो सोनिया गांधी जी के जो आंसू रुके नहीं बाटला हाउस को लेकर, वो सबका सब मामला एक और वो आज भी है। और चाहे वो राहुल गांधी का वहां पर कश्मीर में जाकर कहना कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, चाहे वो इनके मुख्यमंत्री का चुपके चुपीते कहना कि यार आप हमको वोट दे दो, हम मुसलमानों के गेट टुगेदर में कहना, कमलनाथ का कहना कि आप हमको वोट दे दो तो हम चुनाव जीतेंगे। असल में सबका सब मामला यही है कि हम किस प्रकार से एक वोट बैंक को खुश करें।
उसके चलते देश के साथ कंप्रोमाइज हो तो हो, जो बात मैंने तब छेड़ी थी कि 26/11 के बाद इन्होंने हमला इसलिए नहीं किया कि इनको लगता था कि देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ जाएगी, उसका लाभ भाजपा को मिलेगा, ऐसा मनमोहन सिंह जी ने कहा। अब अगर ये सोच के साथ अगर आप देश की सुरक्षा करने चलेंगे तो आप देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और एक कंप्रोमाइज वोट बैंक की राजनीति के चलते हुआ, और वो मुसलमानों को खुश करने के लिए, हालांकि उससे मुसलमान खुश नहीं होते, उनको खुश करने के लिए इस प्रकार की पूरी रचना की। ओके प्रेम कुमार जी, बहुत संक्षेप में आपका आखिरी कमेंट। देखिए, दीपांकर जी का मैंने बयान पूरा सुना, वो कहते हैं बाटला उसमें जो मारे गए वो आतंकी थोड़ी थे। प्रेम जी मेरा सवाल आपसे है। प्रेम जी जी मैं सवाल सुन नहीं पाया। अच्छा प्रेम जी, मैं ये कह रहा हूं, अभी दीपांकर जी का मैंने बयान सुनवाया, आज भी इस देश में जो है कोर्ट के फैसला आने के बाद भी वो बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को आतंकी मारने के लिए तैयार नहीं। इस देश में ऐसे लोग भी हैं। देखिए, एक बात ये है अशोक जी, आज जो जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे, चिदम्बरम के बयान पर, उसके बाद एक पूरी पैकेजिंग कर दी जाती है ये बताने के लिए कि कांग्रेस देश विरोधी है, कि कांग्रेस आतंकी समर्थक है, और उसमें सफाई हम कितनी बातों का देंगे। लेकिन जो ये आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, सर एक प्रेम जी, आप कांग्रेस की सफाई तो कांग्रेस की सफाई आप नहीं देंगे ना, कांग्रेस की सफाई तो संदीप त्रिपाठी जी देंगे। आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं कि कांग्रेस की सफाई आपको देनी है? अरे भाई, बोलने नहीं देंगे ना अशोक जी। बोलिए। जितनी बात बोलते हैं ना, सबका जवाब है और समय समय पर दिया जाता है, लेकिन अभी हम सबका जवाब नहीं दे सकते। बोलिए। एक बात कहता हूं कि आप जो कहते हैं ना, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, पूरी जो 26/11 की घटना है वो आरएसएस विरोधी हो जाती, बदनाम कर दिया जाता, हिंदू आतंकवाद हो जाता। जो नहीं हुई घटना, उसको आप कहते हैं ऐसा हो जाता कि वैसा हो जाता। ये है पक्षपात। देखिए, ये पक्षपात अगर आपको है, ओके सर, समय नहीं है सर, समय नहीं है प्रेम जी, समय नहीं है। 30 सेकंड आपके, हाँ 30 सेकंड आपके। लेकिन जो आप कह रहे हैं ऐसा हो गया था सर, मैं तो दिखा रहा हूं 26/11 आतंकी आरएसएस की साजिश, दिग्विजय सिंह खड़े होकर वहां पर पुस्तक रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो गया था। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि भारत बच गया, वरना हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कर दी गई थी। 30 सेकंड सौरभ जी। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य जी के बयान की, मैं शर्मनाक बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं, और जिस प्रकार से आपने उनको कल एक्सपोज किया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संदीप त्रिपाठी हो या प्रेम कुमार, ये आज उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी आतंकवादियों को मारते हैं तो कांग्रेस से जो है वो आतंकवादियों के आंसू पोंछने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब एक्सपोज करने के बाद भी कांग्रेस के लोग उसको समर्थन करते हैं या उसको ढकने का प्रयास करते हैं, ये वास्तव में दिखाता है कि देश प्रेम वाली बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं उसकी कमी है। चलिए, देखिए एक बात कह रहा हूं, मैं समय नहीं था, लेकिन प्रेम जी ने कहा पैकेजिंग ऐसे कर दी। सर, मैं तो तथ्य दिखा रहा हूं आपको, आईना आपको दिखाया तो आपको अपनी चेहरा खराब लगने लगा, इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरा काम है, मैं तो आपको आईना दिखाता रहूंगा और देश को बताता रहूंगा इस देश में आतंकवाद से कब कैसे घुटने टेके गए थे, सरेंडर किया था कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने। मैं वो आपके सारे फैक्ट्स आपको समय समय पर लगातार दिखाता रहूंगा, क्योंकि सवाल देश का है और ये दो टूक है। आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।